हेलो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम लोग चैप्टर 1 का पार्ट 1 पढ़ेंगे, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। क्योंकि इसके पहले वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़े थे। अब मेन चैप्टर हमारा जो टॉपिक है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बस इतना देखा था कि उस पेंटिंग को किसने बनाया था, कौन बनाया था, क्या मतलब था उस पेंटिंग का, लोगों को कैसे दिखाया गया है। और मेन आपका जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, द आइडिया ऑफ द नेशन क्या है। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आया था वो 1789 में आया था। मीन्स आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ, स्टार्ट हुआ था 1789 में। आप इसके ईयर को कैसे लर्न करेंगे, सबसे पहले 1 आता है, फिर 7 आता है, फिर 8 आता है, फिर 9 आता है। ओके, इस तरीके से इस ईयर को आप लर्न करेंगे। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वॉज अ फुल फ्लेज टेरिटरी स्टेट इन 1789। फ्रांस जो था 1789 में क्या बन गया था, टेरिटोरियल स्टेट बन गया था, अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। मतलब कहने का है उसके पहले यहाँ पे क्या था, मोनार्क सिस्टम था। ठीक है, राजा या रानी जो थे वो यहाँ पे शासन करते थे। तो हम देखते हैं कि मोनार्क सिस्टम क्या होता है। मोनार्क सिस्टम होता है कि हमारे ऊपर किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार हो। एक ही व्यक्ति का मतलब क्या, मोनार्क सिस्टम क्या होता है। मोनार्क सिस्टम में राजा या रानी कोई एक होते हैं, जो हेरिडिटी चलती है। मतलब कि जैसे कि ग्रैंड फादर थे, फिर फादर, फिर सन, फिर उनके सन, फिर उनके सन। तो मतलब जो भी राजा या रानी होते हैं वो उन्हीं को कहते हैं मोनार्क सिस्टम। उसमें आम जनता को अधिकार नहीं होता अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखने का। तो आगे देखते हैं, द पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन चेंज दैट कम इन द वीक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। धीरे धीरे जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन चीज़ें चेंज होने लगी ना। तो वहाँ पे क्या, वो चीज़ें जो सोवर्निटी मतलब होता है कि जो शासन बंधन था, बंधन से मुक्त होके, मोनार्ची के बंधन से मुक्त होके वहाँ पे जो लोग थे वो अधिकार किसके पास आ गया, फ्रेंच के लोगों के पास आ गया था। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वॉज द पीपल हु वुड हैंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इज डेस्टिनी। मतलब कि जिस तरीके से पहले पूरी शासन सत्ता राजा रानी के पास रहती थी, अब उस देश में रहने वाले लोगों के पास में होगी। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि हम जिसको चाहते हैं उसको अपना लीडर चूज़ करते हैं ना, तो उस तरीके से है कि हर चीज़ अपना अच्छा बुरा अपने देश के लिए सोचने के बाद कि मतलब सब कुछ किसके पास रहेगा, पावर सिटीजन के पास होगा। ओके, फिर यहाँ देखते हैं, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। पहले लोगों ने काफ़ी चीज़ें मतलब प्रैक्टिस करवाई थी, लोगों को जागरूक किया था इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, कौन थे, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे, जो इसके फेमस लीडर्स थे। द आइडिया ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड एंड द ले सिटीजन द सिटीजन एम्फेसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब ये है कि लोगों में ये धारणा या ये विचार लाया गया था, ये आइडिया लाया गया था कि जो ये हमारा जो देश है वो फादरलैंड मतलब कि हमारा राज है उस पर। ठीक है, और हम वहाँ के सिटीज़न हैं, इसलिए उसका अच्छा बुरा सोचने के लिए हमें हमारे पास पावर होना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ एक यूनाइटेड कम्युनिटी बना सकें। ठीक है, जहाँ पे सभी के पास इक्वल राइट्स हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में। एक न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। मतलब कि वहाँ पे एक ट्राई कलर को चूज़ किया गया था फ्लैग को, किसको रिप्लेस करने के लिए, रॉयल स्टैंडर्ड फॉर्मल फ्लैग को रिप्लेस करने। तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे ला पैट्री का अर्थ है कि हमारा जो ज़मीन है, ठीक है, मतलब ये जो देश है ये हमारा है, ये हमारा फादरलैंड है और हम इसके सिटीजन्स हैं। तो इसके बारे में अच्छा बुरा सोचने का अधिकार भी हमारा होना चाहिए और देश पे अधिकार भी हमारा होना चाहिए और हम सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, द न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द, मतलब एक नया जो ट्राई कलर झंडा बनाया गया था, जो मतलब मोनार्चीज़ का जो झंडा था उसको रिप्लेस करने के लिए। द स्टेट जनरल्स वर इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। जो स्टेट जनरल थे इलेक्ट किए गए थे, मतलब कि उनको स्टेट जनरल कहा जाता था क्योंकि वो एक्टिव सिटीजन्स थे। एंड रीनेम द नेशनल असेंबली, जिन्होंने नेशनल असेंबली को बनाया था। न्यू हिम्स वर कंपोज, मतलब कि न्यू राष्ट्रीय में पेट्रियोटिक सॉन्ग कंपोज किए गए थे। ओथ टेकन है मेट्रियस कमेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। मतलब कि देश के लिए जो अपने जान दिए थे, जो आर्मी लोग थे, जो शहीद लोग थे, उनको याद किया गया था। ठीक है, शहीदों को। अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन द प्लेस
और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जिसको बीच में रखा गया था। सिस्टम पुट इन द प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ ऑफ ऑल सिटीजन्स, मतलब मोनार्ची द्वारा बनाए गए सभी भी नियम कानून को हटा दिया गया था और एक अच्छा सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन ले आया गया था, जिसके जहाँ की जो फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स, सभी सिटीजन्स के लिए ले आया गया था। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर एबोलाइज्ड, ठीक है, कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर एबोलाइज्ड एंड द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वॉज अडॉप्टेड। मतलब कहने का है, यहाँ भी कहने का अर्थ ये बता रहा है कि सभी के लिए जो टैक्स वगैरह थे वो फिक्स कर दिए गए थे। पहले क्या था मोनार्चीज़ में कि कुछ लोगों के लिए 1 किलो का अलग ग्राम होता था, कुछ लोगों के लिए 1 किलो में कुछ अलग माना जाता था। मतलब कहने का है कुछ लोगों को 1 केजी का अगर टैक्स देना है तो कुछ लोगों को उस पर 5 रुपये देना होता था, कुछ लोगों को उस पर 10 रुपये देना होता था ना। लेकिन अब उसके बाद क्या कर दिया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि किसी भी चीज़ों को वेट किया जाएगा। अगर वो 1 केजी है, चाहे वो कोई भी सामान है, तो सभी 1 केजी के सामान पे अगर 5 रुपये टैक्स देना है तो 5 रुपये ही देंगे, ठीक है। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच, मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि अलग अलग जो रीजनल लैंग्वेज थे उसको हटाया गया और किसी एक लैंग्वेज को ही एक्सेप्ट किया गया, ठीक है, जो कि सभी के लिए कॉमन लैंग्वेज बन गया था उस नेशन का। फिर है कि द रिवॉल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म इन अदर एंड टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। फिर इसके बाद यहाँ पे जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो फर्दर डिक्लेयर किए थे कि इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन। मतलब कहने का है वो फ्रांस के और आगे आगे देशों में पहुँचते जा रहे थे और लोगों को लिबरेट करने का मतलब लोगों को याद दिला रहे थे, बता रहे थे कि उन्हें किस तरीके से बंधनों से मुक्त होना है। इस तरीके से पीपल इन अदर वर्ड टू हेल्प अदर, मतलब इस तरीके जो वो मतलब लीडर्स थे, जो आर्मीज़ लोग थे या कह लीजिए जो रिवॉल्यूशनरीज लीडर थे, वे लोगों की हेल्प कर रहे थे, ठीक है, दूसरे लोगों की, किस लिए कि अपने देश को या जहाँ जिस जगह रह रहे हैं उसको नेशन बनाने के लिए, ठीक है, सभी बंधनों से मुक्त करने के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे छोटा सा ये दिखाया गया है मैप में ये देखिए सब कुछ यहाँ पे है कि किस तरीके से है। फ्रेंच है यहाँ पे, फ्रेंच है, फिर इसके नीदरलैंड, फिर इंग्लैंड, फिर ग्रेट आयरलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है। मतलब इस तरीके से इसके बारे में पूरा बताया है कि किस तरीके धीरे धीरे हर एक जगहों पे क्या हो गया था, यूनाइटेड नेशन बन गए थे ये सब, ठीक है। फिर यहाँ पे है कि विद इन द वाइड स्वैथ ऑफ टेरिटरी दैट कम अंडर हिज कंट्रोल नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द फॉर्मर। देखिए जो आर्मी थी वहाँ की फ्रेंच की, उस आर्मी का पूरा मेन लीडर कौन था, ठीक है, वो नेपोलियन था, ठीक है, जिसने बहुत सारे इंट्रोड्यूस किए थे नए नए चीज़ों को ले आने में, जो कि मतलब कहने का है कि जो चीज़ें फ्रांस में इंट्रोड्यूस की गई थी कि लोग सभी बंधनों से मुक्त होंगे, उन्हें हर अपने जीवन जीने का अधिकार होगा, कोई शासन नहीं करेगा उनके ऊपर, कहीं भी जाने का अधिकार होगा, कुछ भी बोलने का अधिकार होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो फ्रांस में आई थी, तो ये सब चीज़ें जो नेपोलियन था वो अलग अलग दूसरे देशों में भी इंट्रोड्यूस करवा रहा था। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्ची नेपोलियन हैड नो डाउट। स्टार्टिंग में क्या था, जो नेपोलियन भी था उसने भी काफ़ी मतलब फ्रांस में उसने भी डेमोक्रेसी को काफ़ी डिस्ट्रॉय किया था। मतलब पहले वो भी ऐसा ही था, लोगों को बहुत अत्याचार किया था, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड की बात करें तो वो काफ़ी चेंजेस लेके आया था। जो सिविल कोड था 1804 का, यूजुअली नोन एज नेपोलियनिक कोड, जो कि सिविल कोड एक कोड था 1804 का, जिसको नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। वो कोड क्या था कि कोई भी व्यक्ति बेस्ड ऑन बर्थ, कोई भी व्यक्ति बर्थ के अनुसार अलग नहीं माना जाएगा, और स्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और लॉ के अगेंस्ट, लॉ के सामने सभी क्या होंगे, एक समान होंगे। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब सभी को अपनी प्रॉपर्टी का अधिकार है, कोई किसी की प्रॉपर्टी को छीन नहीं सकता, ठीक है, जब तक वो अपनी मर्जी से इसको सेल ना करना चाहे। तो यही कोड था 1804 का, कि नेपोलियन लेके आया था, ठीक है। जिस अब सोचिएगा समाज में जहाँ पे हमेशा हो रहा हो कि बर्थ के अकॉर्डिंग, बस समझ रहे मतलब कहने का क्या, जैसे कि राजा का ही बेटा राजा बनेगा, ठीक है, इस तरीके की चीज़ों को उन्होंने ख़त्म किया था नेपोलियन ने। तो अच्छे काम भी उसने किए थे, इसलिए इस कोड को नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं।
दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल इन द डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड। मतलब कि जो ये कोड को आगे भी बढ़ाया गया था फ्रेंच से, जो और भी देश थे यहाँ पे फ्रांस के, वहाँ के लोगों को, जैसे जो डच रिपब्लिक स्विट्जरलैंड में, इटली, जर्मनी में भी नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबोलाइज्ड अ फेडरल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सेंट्रल। मतलब कहने का है कि नेपोलियन ने इस कोड को आगे भी फ्रांस के और देशों में भी इंट्रोड्यूस करवाया था। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न मतलब क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न का मतलब क्या है कि जो ये राजा के पास शासन रहती थी, क्वींस के पास रहती थी, उसको ख़त्म करेंगे। और एबोलाइज द फेडरल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट। एबोलाइज द फेडरल सिस्टम मतलब क्या है कि जो वेट वगैरह वाले बताया था हम लोगों ने, मेजर वेट वाला बताया था। और फ्री पीजेंट फ्रॉम सर्फडॉम। फ्री पीजेंट्स मतलब कि जो पीजेंट्स को काफ़ी अत्याचार किया जाता था कि इस देश में मतलब यहाँ पे आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते, वहाँ पे नहीं कर सकते, ये सब चीज़ों को हटा दिया गया था। एंड मैनोरियल ड्यूज़ मतलब कि टैक्स वगैरह के लिए सभी के लिए समान कर दिया गया था। इन द टाउन टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव। मतलब कि शहरों में से भी रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया था कि मतलब कि कुछ पहले था ना कि यहाँ पे इस कैटेगरी के लोग, इस कास्ट के लोग यहाँ बिजनेस नहीं कर सकते, ये पीजेंट्स यहाँ नहीं जा सकते, वो वहाँ नहीं जा सकते, इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया था। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिटी में भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ था नेपोलियन के समय में। तो पीजेंट्स, आर्टिसियंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन। यहाँ पे देखिए, आगे देखते हैं कि देखिए पेंटिंग दिखाई गई है कि इस तरीके से दिखा रहा है कि प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी। जर्मनी में दिखा रहा है कि लोग लिबर्टी का पेड़ बनाया है। मतलब इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि लिबर्टी आ रही है ना, सब एक हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का यहाँ पे ये दिखाया गया है। आगे देखिए है कि एंजॉय न्यू फाउंड फ्रीडम। मतलब कि जो सभी लोग थे, पीजेंट्स थे, आर्टिसन, सभी इंजॉय कर रहे थे अपनी फ्रीडम का। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन पार्टिकुलर बिगिन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर। मतलब कि सभी क्यों खुश थे कि सभी के लिए टैक्स एक जैसा हो गया था, वेट करने पे जो आता था उसके अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ता था। इन कॉमन नेशनल करेंसी मतलब कि जैसे सोचिएगा हमारा देश है इंडिया, यहाँ पे अलग अलग करेंसी चलेगी तो कैसे पॉसिबल होगा बिजनेस करना? नहीं होगा ना। तो एक करेंसी रखी गई, ठीक है, अलग अलग करेंसी नहीं रखी गई। और जो गुड्स का था, जो सामान का एक्सचेंज होता था, मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो था वो सभी देशों में पॉसिबल हो गया था। However, in the areas contributed the reaction of the local population of French rule were mixed। लेकिन कहने का अगर हम ये भी देखेंगे कि जैसे जैसे ये चीज़ें फ्रांस के बाहर जाने लगी थी तो पहले लोग बहुत उत्साहित थे, लेकिन लोग फिर धीरे धीरे लोगों में वो उत्साह दिखना कम हो गया था। मिक्स था काफ़ी, मतलब कुछ लोग थे कुछ लोग नहीं थे। इनिशियली इन मैनी प्लेस सच एज हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज सर्टेन सिटीज़ लाइक ब्रुसेल्स, मेन, मिलन एंड वर्सा द फ्रेंच आर्मीज फॉर वेलकम एज हर्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। मतलब कि इन लोगों के यहाँ पे जो आर्मीज़ थे काफ़ी इनका वेलकम किया गया था। किस तरीके से कि यहाँ पे भी लिबर्टी लेके आएंगे, सभी तरह के दास्ता को मुक्त, हमारे देश को दास्ता से मुक्त करेंगे। But the initial enthusiasm soon turned to hostility as it became clear the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom। मतलब सब कुछ होने के बाद भी, इतना करने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें थी जो लोगों को पॉलिटिकली फ्रीडम नहीं मिल पा रही थी। लोग अभी भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। वो क्यों खुश नहीं थे, क्या था, हम लोग आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप फोर्स्ड। मतलब कि इतना सब करने के बाद भी टैक्स बढ़ा दिए गए थे। सेंसरशिप मतलब होता है जैसे कि अगर कोई मीडिया है ना, तो मीडिया ये मतलब या मीडिया छोड़िए, प्रचार कोई चीज़ का करना है ना, तो कोई चीज़ का प्रचार करने से पहले वो पहले गवर्नमेंट देखेगी। अगर गवर्नमेंट एग्री होती है तो ही आप उसका प्रचार कर सकते हैं या आगे कर सकते, बढ़ा सकते हैं, वरना वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। फोर्स कंसप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी इज़ रिक्वायर्ड टू कंज्यूम। मतलब लोगों को फोर्स किया जाता, दबाव बनाया जाता था कि वो आर्मी को शामिल करें, चाहे वो चाहे या ना चाहे। ऑल सीम टू आउटवेट द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। लेकिन इन सब के बाद भी नीड थी किस चीज़ की? एडमिनिस्ट्रेटिव में कुछ चेंज लेके आने की। यहाँ फिगर 5 क्या है? द कोरियर ऑफ रेनलैंड लॉसेस ऑल दैट ही हैज़ ऑन हिज वे होम फ्रॉम लिपिंग। नेपोलियन हेयर इज़ रिप्रेजेंटेड। नेपोलियन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखिए, नेपोलियन हेयर इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ पोस्टमैन। यहाँ पे नेपोलियन को कैसा दिखाया गया? एज अ पोस्टमैन दिखाया गया है। ऑन हिज वे बैक टू फ्रांस आफ्टर ही लॉस द बैटल ऑफ लिपिंज। मतलब कि बैटल ऑफ लिपिंज को जब युद्ध लड़ा था, ठीक है,
तो ये किससे हार गए थे? लिपिंज से मतलब फ्रांस और लिपिंज का युद्ध हुआ था, तो ये लिपिंज हार गए थे 1813 में। तो ये वापस जा रहे थे कहाँ? फ्रांस। ईच लेटर ड्रॉपिंग आउट ऑफ दिस बैग बियर द नेम्स ऑफ द टेरिटरीज ही लॉस्ट। मतलब कहने का मतलब है जो ये यहाँ पे इनके दिखाया गया कि जिस तरीके से ये पेज जो गिर रहे हैं, जो टेरिटरीज ये हार गए थे उनके नेम इस पर लिखे हुए हैं, वो गिरते जा रहे हैं। इमेजिनेशन देखिए कितना अच्छा दिखाया गया है कि ये हार के अपने देश वापस जा रहे हैं, और इनके बैग से जो ये पेपर आपको दिख रहे हैं गिरते हुए, उस पेपर पे उन टेरिटरी का नेम है जो ये हार गए थे लिपिंज से हारने के बाद। तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।